बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगे। दुनिया में बहुत कुछ इस वक्त जारी है जिसकी रिपोर्टिंग आप देख ही रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त जो मसला सबसे ज़्यादा लाहक है वो इसकी ज़रई और मौसमियाती एमरजेंसी का है, जिसका नफाज हो चुका है। वज़ीर आज़म ऐलान कर चुके हैं और मुल्क भर में शदीद बारिशों का सिलसिला तो रुक गया है, मगर सैलाबी सूरत हाल अब भी तशवीशनाक दिखाई दे रही है। मुतादिद इलाकों में तबाही के आलमनाक मनाजिर देखने में आ रहे हैं। सैलाबी रैलों ने जनूबी पंजाब को घेरा हुआ है और मुल्तान की अगर बात करें, जलालपुर पीर वाला शहर शदीद खतरे में था और जिसको ये कहा जा रहा था कि अब बड़े सैलाबी खतरे से बचा लिया गया है, क्योंकि अब शगाफ डाल दिया गया है उच्च शरीफ रोड पर और चनाब और सतलुज के बिफरे रैलों का रुख बहादुरपुर और बस्ती लॉन्ग की तरफ मोड़ दिया गया है, जिससे जलालपुर पीर वाला में सैलाब का दबाव अब कम होगा और उधर उच्च शरीफ में हेड पंजनत के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफे से सैलाबी सूरत हाल मजीद बिगड़ती ही जा रही है। दूसरी जानिब भारत ने दरिया सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया है, जिससे पाकिस्तान में मजीद सैलाब का खदशा पैदा हो गया है। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे हामिद चौधरी से में ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि किस जगह पर आप मौजूद हैं और यहाँ की सूरत हाल क्या देख रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम हिना, मैं इस वक्त उस शरीफ हाईवे के ऊपर खड़ा हूँ और ये वो जगह है जहाँ से जो है जलालपुर शहर जो है पूरा नज़र आता है। और इसी जगह पर जो है लोगों ने अवामी बंद बनाया था, जिसका बहुत ज़्यादा जिक्र किया जा रहा था। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जो है 8 से 10 फुट ऊंचा जो है ये मिट्टी का एक बंद बनाया, जिससे पूरे जलालपुर शहर को सेफ किया गया है। ये मेरे पीछे आप पानी देख सकते हैं, ये पानी मीलों तक ऐसे ही नज़र आएगा आपको। इसकी बड़ी वजह यह है कि कई सालों बाद जो है 50 साल के लगभग जो है उसके बाद सतलुज और जो चनाब हैं ये इकट्ठे हुए हैं, जिसकी वजह से पानी का जो बहाव है वो उस तरह फ्लो नहीं बह रहा पंजनत की तरफ जिस तरह बहना चाहिए था। चनाब का पानी जो है वो स्ट्रेट टर्न में आ रहा है, जबकि जो सतलुज का दरिया है वो बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ से गुजर रहा है पंजनत की तरफ। तो चनाब के पानी को उस तरह स्पेस आगे नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए थी, जिसकी वजह से ये पानी जमा होना शुरू हो गया। और दूसरी बड़ी वजह ये सुपर हाईवे है उस शरीफ, जो बना था 2008 से 2013 के दरमियान, जब वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब थे तो उस वक्त ये सुपर हाईवे बना, लेकिन इसके दरमियान गैप नहीं बनाया गया। ये प्रॉपर पहले गैप था, दरिया का पानी पहले भी सैलाब का पानी यहाँ आता था, लेकिन गेट वे था और पानी यहाँ से गुजरकर मोटरवे जो बाद में बना, यहाँ एक पुली बनी हुई थी, यहाँ से गुजरता हुआ आगे चला जाता था। लेकिन इस वक्त जो है पानी रुका हुआ था इस सुपर हाईवे के गिर्द। मैं आपको दिखाता हूँ वो अवामी बंद भी, ये पूरा इलाका भी, ये देखें ये वो पानी पूरा जलालपुर शहर को खतरा है। इस अवामी बंद की वजह से बचा हुआ है। रोकना पड़ेगा, हम कुछ ही देर में आपके पास वापस आते हैं। अभी प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुशामदी। टॉप ऑफ द आवर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। कौमी बयानिए की तश्कील के लिए कौमी पैगाम अमन कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और कौमी पैगाम अमन कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन वजारत इत्तलात व नशरियात ने जारी किया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी पैगाम अमन कमेटी की सरबराही वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात करेंगे और कमेटी में सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम, मुफ्ती अब्दुल रहीम, अलामा आरिफ हुसैन वाहिदी शामिल हैं। कमेटी में पीर नकीबुर रहमान, अलामा मोहम्मद हुसैन अकबर, डॉक्टर मोहम्मद रागिब हुसैन नईमी, मौलाना ताहिर महमूद अशरफी, मौलाना तैयब पंचपीरी, अलामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी भी कमेटी में शामिल है। इसके अलावा कमेटी में अक़लियतों की नुमाइंदगी बिशप आज़ाद मार्शल, राजेश कुमार हरदासानी और सरदार रमेश सिंह अरोड़ा करेंगे। इस पर हमने बात करनी है और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन उलमा काउंसिल पाकिस्तान और कोऑर्डिनेटर NPAC ताहिर महमूद अशरफी साहब। मौलाना साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। ये बहुत खुशाइंद है कि कमेटी तश्कील दी गई है, अहदाफ के मुतालिक बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, पाकिस्तान जो है ये इसकी असास है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने पाकिस्तान इसलिए लिया था कि मुसलमान अक़लियत में थे और एक ऐसा मुआशरा, ऐसी सोसाइटी, ऐसा वतन चाहते थे जहाँ पर कुरान और सुन्नत के अहकामात के मुताबिक हर कोई अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजार सके। इस्लाम वो दीन है जिसने गैर मुस्लिमों को, औरतों को, मर्दों को, बच्चों को उनके हकूक़ का तयन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुआशरा अगर 80 की दहाई तक हम देखें, 85 तक देखें तो एक बड़ा रवादारी वाला मुआशरा था, एक दूसरे से मोहब्बत वाला, एक दूसरे का ख्याल करने वाला। लेकिन फिर हमारे पड़ोस में, हमारे इर्द गिर्द जो माहौल पैदा हुआ, एक 40 साल से तकरीबन हम हालत जंग में हैं।
हमारे रवैये भी मुतशद्दिद हो गए, हमारे मुल्क के अंदर फ़िरका वाराना तशद्दुद आया, दहशत गर्दी आई, सुबाइयत लिसानियत फैलाने की कोशिश की गई। बहुत से चीज़ें जो असल हमारे मुआशरे का हिस्सा नहीं थी वो हमारे मुआशरे का हिस्सा बन गई, हमारी पहचान बनती चली जा रही हैं। लिहाजा पहले उलमा ने मिलकर पैगाम पाकिस्तान, मिली यकजहती कौंसल का ज़ाब्ता इखलाक, पाकिस्तान उलमा कौंसल का ज़ाब्ता इखलाक, ये सब जो है तय किया, लेकिन उसको एक अमली सूरत देने की ज़रूरत है कि वो अमली तौर पर मुल्क के अंदर नाफिज हो, मुल्क के अंदर उसका निफाज हो, हमारी सोसाइटी के अंदर अवामी तौर पर ये एहसास आए कि हम सब ने यहाँ मिलजुल कर रहना है, एक खूबसूरत मुआशरा, अमन वाला, सलामती वाला, एतदाल वाला हमें बनाना है। तो ये मैं समझता हूँ कि पहली मरतबा है कि हुकूमत की सतह पर, रियासत की सतह पर एक संजीदगी का इजहार किया गया है। और इस हवाले से ना सिर्फ ये कि उलमा, बल्कि आपने देखा है कि मुसलमानों के चारों मसालिक के साथ साथ गैर मुस्लिम मज़ाहिब के नुमाइंदों को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। अगर मैं उसको एक लफ्ज़ में इस सारे को जमा करूं तो वो ये है कि हम अपने अपने मसलक, अपने अपने अकीदे पे रहें, दूसरों को जीने का हक दें, दूसरे का जीने का भी उतना ही हक है जितना मेरा हक है। और अगर कोई शख्स मुखालफत करता है, कोई कानून की खिलाफ वर्जी करता है, कोई आयन और कानून दस्तूर के खिलाफ जाता है, तो फिर उसके लिए कानून मौजूद है। ये जो हमारे यहाँ एक बदकिस्मती से सिलसिला चल निकला है कि खुद ही मुंसिफ, खुद ही जल्लाद, खुद ही मुद्दई, ये सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। मसाजिद हैं, मदारिस हैं, इमाम बारगाहें हैं, चर्च हैं, वहाँ से अपने अपने अकीदे, अपने अपने मजहब की ज़रूर तबलीग हो, लेकिन दूसरे के लिए वो अज़ियत का बास बन जाए, ये नहीं होना चाहिए। और फिर अब सोशल मीडिया का दौर है, इसमें हम बहुत सी चीज़ें देख रहे हैं जिससे हमारे मुआशरे के अंदर एक शिद्दत पैदा हो रही है, एक अदम बर्दाश्त के रवैये हैं। तो उन सब के खात्मे के लिए एक भरपूर जद्दोजहद और किरदार की जरूरत है। साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा जरूरत थी इस वक्त में इस तरह की किसी कमेटी की, लेकिन हम देखते आए हैं कमेटियां तो पहले भी तश्कील दी जाती रही हैं। अब की बार क्या मुख्तलिफ होगा और ये कमेटी किस तरीके से काम करेगी? और ख़ास तौर पर ये कि ये जो दहशत गर्दी है या जो ये फ़िरका वारियत है जिसका भी आपने भी जिक्र किया, और नफरत अंगेज़ जो मवाद है, जो तकारीर है, उसके खात्मे के लिए इसका कौमी सतह पर जो मुत्तफ़िक़ा बयानिया है वो कैसे बनेगा? देखिए, पैगाम पाकिस्तान की सूरत में हमारे पास एक मुत्तफ़िक़ा बयानिया मौजूद है, उसको अमली तौर पर नाफिज करना, उसको सोसाइटी के अंदर लेकर आना, मुआशरे को उस बयानिए के हवाले से कायल करना, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इस कमेटी की कि ये ऐसे इक़दामात हुकूमत को, रियासत को, मुल्क के इदारों को जो है उस सिमत में रहनुमाई करे और अमली तौर पर उनको जो है मुल्क के अंदर फिर देखा भी जाए, खाली नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन ना हो। तो जिस तरह की ये कमेटी कायम की गई है, इसमें अगर हम देखते हैं वजारत दाखिला भी है, वजारत मजहबी अमूर भी है, और आज के दौर का सबसे बड़ा हथियार तो एलाम है, मीडिया है। वज़ीर इत्तलाआत जो हैं वो खुद इसकी सरबराही करेंगे और तमाम मकातिब फ़िक्र के मुक़्तदर जय्यद उलमा जिन पर किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता वो इसमें मौजूद हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ ये एक सफ़र, तवील सफ़र है, लेकिन इसका आगाज़ जो है अगर हो जाता है और ये कमेटी को काम करने दिया गया एक क़ुव्वत और ताकत के साथ, जैसा कि अभी नज़र आ रहा है कि हुकूमत नेक नीयत भी है, हुकूमत ने अमली तौर पर भी कदम उठाया है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और हमारे सिपा सलार जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब बार बार एक बात कर रहे हैं कि हमने वो 80 की दहाई से पहले वाला मुआशरा जो है हमारा, हमने उस तरफ जाना है। और फिर सबसे बड़ी जिम्मेदारी मेहराब मिंबर पे इस मुल्क की सियासी मजहबी क़यादत पे अपनी नौजवान नस्ल की है कि हम उसको किस खंडक में धक्का दे रहे हैं। एक अदम बर्दाश्त वाले मुआशरे के अंदर एक ऐसा कि जहां पर आप गुफ्तगू ही ना कर सकें, जहां पर आप बात ही ना कर सके, जहां पर इख्तलाफ का मतलब जो है गर्दन काटना हो, जहां पर फतवा जिसको देखें। आज ये भी मैं अर्ज करूं, ये भी चूंकि इस कमेटी के अहदाफ में है, फतवे का जो इख्तियार है वो मुफ्ती का है।
फतवे का इख्तियार हर आम आदमी को नहीं है। मैं मदरसे से पढ़ा हुआ हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, दीन के हवाले से एक तालिब इल्म हूँ, लेकिन मैं फतवा नहीं दे सकता। फतवे के लिए मुझे मुफ्ती से रजू करना पड़ेगा। इसी तरह ये जो तकफीर है, तौहीन है कि जिसको मर्जी चाहा काफिर कह दिया। अब यहाँ पर आप देखें, जिहाद इस्लाम का एक अजीम तरीन अमल है जो सिपा सलार की क़यादत में होगा। मुसलमानों की रियासत में आपका एक सिपा सलार है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जैसे हमारे मुल्क में है, उसकी क़यादत। लेकिन आज हर शख्स जो है, जो भी अमल कर रहा है, कहता है मैं तो जिहाद कर रहा हूँ। ये सारी चीजें, इसका एक कौमी बयानिया होना चाहिए। मौलाना साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इस कौमी बयानिए को सिर्फ बयानिए की हद तक नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे प्रिवेल करना चाहिए माशरे में और अमलन नजर आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कमेटी अहदाफ के मुतालिक हमें बताया और इस सूरत हाल से आगाह किया। अब कमेटी क्या करने वाली है आगे, इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, किस मसलक से, किन तबकात से, और उम्मीद करते हैं कि ये अपने अहदाफ कामयाबी से पूरे कर पाएगी। सबसे बड़ा चैलेंज तो इसमें जो अदम बर्दाश्त का है वो होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जो मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल का हमें सामना है उसकी हम जिक्र करते हैं। एक बार फिर से सखर हम चलते हैं। ब्यूरो चीफ सखर शहजाद तबानी हमारे साथ में मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। शहजाद तबानी, अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कि इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और इस वक्त पंजनत के बाद गुड्डू बैराज की क्या सूरत हाल है, पानी की सतह क्या मुसलसल बुलंद हो रही है? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया हिना। सैलाबी सूरत हाल की अगर हम बात करें तो गुड्डू बैराज के ऊपर इस वक्त 5,02,000 क्यूसिक पानी की आमद जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तो ये पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। कल 5,000 क्यूसिक पानी कम हुआ था, लेकिन उसके बाद जो है पानी दोबारा बढ़ गया है। सखर बैराज की अगर हम बात करें तो 4,40,000 का सैलाबी रेला जो है सखर बैराज पर मौजूद है। कोटरी बैराज पर इसी तरीके से 2,47,000 क्यूसिक का पानी जो है वो मौजूद है। तो पानी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। सिंध हुकूमत ने ये कहा है कि 6 लाख क्यूसिक पानी हो जाएगा तो उसके बाद रेंजर्स और पाक फौज की जो है वो मदद ली जाएगी। हिफाजती बंदों की बात करें तो वहां पर शदीद दबाव है। अंदरूनी सिंध के मुख्तलिफ अजला की हम अगर बात करें, जिस तरीके से घुटकी और दादू का हम जिक्र करते आए, तो आज जो है हम बताएं अपने नाज़रीन को है कश्मीर में ही वो आता है। तो वहां पर जो है उसका जो कच्चा है वो भी मुकम्मल तौर पर कहा जा रहा है कि डूब गया है। वहां जो देहात है उनमें पानी आ गया और जो फसलें थी उन लोगों की वहां से वो तबाह हो गई हैं। तो नकल मकानी वहां से करवाई जा रही है। उसके अलावा सिंध के जिले नौशहर और फिरोज की बात करें तो वहां पर भी मुख्तलिफ बंद जो है उनमें शगाफ पड़ गए। छोटे माइनर्स जो है उनमें शगाफ पड़ने की वजह से पानी जो है वो देहातों की तरफ आ गया है। तो रेस्क्यू वाला जो काम था वो भी काफी देर से शुरू हुआ है। अगर हम लाड़काना की बात करें तो लाड़काना के हिफाजती बंद जो है उन पर भी शदीद दबाव है। एक दिन पहले जो है तो बिलावल भुट्टो सरदारी चेयरमैन पीपल्स पार्टी खुद जो है वहां पर गए, विजिट उन्होंने किया है। उसके अलावा सिंध के जो वुज़रा हैं वो भी मुख्तलिफ बंदों के ऊपर जो है दौरा कर रहे हैं, वहां के लोगों से आगाही ले रहे हैं, मालूमात ले रहे हैं। और उसके अलावा जो है लोगों को, जो कच्चे के लोग उनको अभी भी यही कहा जा रहा है कि आप लोग जो है पक्के की तरफ आ जाएं। लेकिन एक बड़ी तादाद जो है अभी भी जो कच्चे के लोग हैं उन्होंने इलाका खाली नहीं किया और नकले मकानी के लिए वो तैयार नहीं है। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ लोग जो है हुकूमत की तरफ से लगाए गए जो रिलीफ कैंप्स हैं उनमें आ गए, कुछ लोग जो है अपनी मदद आपके तहत हिफाजती बंदों पर आए। लेकिन कच्चे के इलाके की अभी बड़ी तादाद जो है वो अपने इलाकों को, अपने घरों को छोड़कर महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल नहीं हो सकी है। तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि पानी जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, जैसे सिंध के मुख्तलिफ मसला का हमने जिक्र किया है कि वहां पर जो है वो बंद टूट रहे हैं, माइनर्स जो छोटे उनके अंदर शगाफ पड़ रहा है, तो पानी देहातों के अंदर जा रहा है। तो लोगों की जो खड़ी फसलें हैं उनका नुकसान हो रहा है, ज़रई अराजी का नुकसान हो रहा है, जो उनके पालतू जानवर हैं वो भी जो है काफी मुतासिर हो रहे हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो खराब है। अब पानी जो है जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मजीद बढ़ेगा, हाई फ्लड की तरफ अब हम लोग जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो है उन लोगों को भी बाहर आ जाना चाहिए। और हुकूमत की तरफ से जो इंतजाम किए गए, क्योंकि शिकायत करते हैं लोग रिलीफ कैंप्स के अंदर कि उनको जो है तमाम तर सहूलियात नहीं मिलती है। जाहिर सी बात है कि अलार्मिंग सिचुएशन के अंदर जब इस तरीके का हालात चल रहे हों, जब बारिशें हों, बारिशों का पानी खड़ा हो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर और सैलाब की सूरत हाल हो, तो तमाम के तमाम जो लोग उनको अकोमोडेट नहीं किया जा सकता। तो ये दिन है परेशानियों के, थोड़ा हुकूमत को भी कुछ सोचना पड़ेगा और थोड़ा सा जो है मुतासरीन को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, ताकि ये मुश्किल वाले हालात जो है वो आसानी गुजर जाए। अभी दरिया सिंध और जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं बैराजिस की, तो यहाँ पर पानी ज्यादा बढ़ा हुआ है। सक्कर की बंदर मॉल जो है उसके ऊपर पानी का शदीद दबाव है। उसके अलावा मुख्तलिफ अजला सिंध के हैं, दादू कोट की, नौशहर फिरोज है, कंटकोट है, लाड़काना है। जिस तरीके से हम बात करते आते हैं अपने प्रोग्राम में इसमें रोजाना,
वहां पर जो हिफाजती बंद है उनके ऊपर भी पानी का शदीद दबाव है। बिल्कुल, अभी भी दबाव बना हुआ है, लोगों अपनी मदद आपके तहत भी कर रहे हैं, हुकूमत भी इकदाम कर रही है। शहजाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट, और अच्छी बात यह है कि मतलब आपके पीछे आज जो है वो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। जो गुज़िश्ता दिनों जितनी देर भी आपने ये रिपोर्टिंग की है उस दौरान मतलब अबरालूद था, बारिश बरस रही थी और उसके साथ साथ आपकी आवाज़ भी हम तक ठीक नहीं आ रही थी। लाउड एंड क्लियर आज सुना आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। AFC फुटसल एशियन कप 2026 की बात करते हैं। क्वालिफायर्स कौमी टीम का कैंप इस्लामाबाद में जारी है और पाकिस्तानी फुटबॉल फेडरेशन ने रवा माह दमाम में होने वाले AFC फुटसल एशियन कप 2026 क्वालिफायर्स के लिए कौमी फुटसल टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। स्क्वाड में गोलकीपर मोहम्मद जैद, मोहम्मद ताहिर, डिफेंडर में मोहम्मद हमजा खान शामिल हैं, हमजा नुसरत, जुहैर अल्ताफ और आसिफ अहमद। राइट विंग में हसन जफर, अब्दुल्ला नान, यूसुफ अहमद और शम्स ताज शामिल हैं, जबकि लेफ्ट विंग में मोइज सज्जाद, मोहम्मद बिन मसूद और आरिज महमूद, जबकि स्ट्राइकर्स में मोहम्मद अदनान, मोहम्मद अली रियाज खान और जैदुल्ला खान शामिल हैं। पाकिस्तान ग्रुप डी में इराक, चाइनीज ताइपे और मेज़बान सऊदी अरब के साथ मौजूद है और कौमी टीम अपना पहला मैच 20 सितंबर को इराक के खिलाफ खेलेगी, दूसरा मैच 22 सितंबर को सऊदी अरब के खिलाफ, जबकि ग्रुप मरहले का इख्तितामी मैच 24 सितंबर को चाइनीज ताइपे के खिलाफ खेला जाएगा। तमाम मैचेस दमाम सऊदी अरब में खेले जाएंगे और तारीख में पहली मरतबा पाकिस्तान किसी बैनुल-अक़वामी फुटसल मुकाबले में शिरकत करेगा। इस पर हमने बात करनी है जी। हमें ज्वाइन कर चुके हैं फैजान समीर, टीम मैनेजर हैं, इसके साथ साथ जुहैर अल्ताफ, डिफेंडर कौमी टीम है, हमारे साथ दोनों मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। कैसे हैं आप फैजान? थैंक यू फॉर हैविंग अस। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फैजान, पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की फुटसल टीम बनी है और पाकिस्तान जो है वो बैनुल-अक़वामी फुटसल मुकाबले में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो पाकिस्तान फुटबॉल और शायकीन के लिए किस कदर खुशी का लम्हा है ये? देखें, दिस इज़ डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत हिस्टोरिक है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा फुटसॉल टीम का इनेकाद हुआ है और इसका क्रेडिट जो है वो डेफिनेटली अपर ब्रास को जाता है, जहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट हैं सैयद मोहसिन गिलानी और जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिन्होंने इसको अप्रूव किया, क्योंकि ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खेला जाता है, लेकिन फॉर सम रीज़न कभी भी उस तरह से खुल के सामने आ नहीं सका। और ये एक ऐसा लॉन्च पैड है मेरी नज़र में, जहाँ से इन लड़कों के लिए तो बिल्कुल डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म है, बट इनके तवस्सुस से उन लड़कों के लिए, उन शायकीन के लिए एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि ये लोग आने वाली नस्लों के लिए, आने वाली जनरेशंस के लिए, आने वाली यंग गन्स के लिए रास्ता खोल रहे हैं। बिल्कुल खोल रहे हैं। जुहैर, आप बताइएगा कैसी प्रैक्टिस जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस जा रही है, क्योंकि पहली दफ़ा फुटसॉल नेशनल टीम बनी है तो सारे लड़के ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और कंपटीशन भी काफ़ी टफ है। हमारा ग्रुप जो है वो ग्रुप ऑफ डेथ खिलाया जा रहा है। सऊदी, इराक, चाइनीज़ ताइपाई तीनों ही हाईली रैंक्ड टीम्स हैं इन एशिया और पाकिस्तान पहली दफ़ा उनके साथ कम्पीट करने जा रहे हैं, तो हम भी उतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं और उतना ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं इवेंट को। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट। इंशाल्लाह। अच्छा फैजान, ये फुटसॉल का जो फॉर्मेट है वो फुटबॉल की निस्बत काफ़ी फास्ट होता है, काफ़ी तेज़ होता है। क्या जो हमारे प्लेयर्स हैं इनकी आपस में इतनी केमिस्ट्री बन चुकी है कि वो इस मैच के लिए प्रिपेयर हैं? देखें, जो नेशनल टीम के कैंप्स होते हैं वो इस तरह से ऑपरेट करते हैं पूरी दुनिया में कि जब भी इवेंट कॉल होता है तो इवेंट से महीना पहले या 2 महीना पहले कैंप्स लग जाते हैं। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है हमारे एंड पे कि हमारे जो कैंप्स हैं वो 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के ऊपर मबनी हैं, तो मेरे पर्सनली ख्याल में 2-3 हफ्ते के अंदर कोई भी टीम उस लेवल पे तैयार नहीं की जा सकती, लेकिन यस उनको बेसिक जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली बताई जा सकती हैं। अब अच्छी बात यह है फुटसॉल के केस के अंदर एज़ कम्पेयर टू फुटबॉल के ये जो स्क्वाड हमने बना लिया हुआ है, जो हमारा अभी आखिरी 16 या आखिरी 14 निकल चुके हुए हैं, ये रेगुलरली पिछले 5-5 या 4-4, 5-5 साल से अपने अपने क्लब्स में एटलीस्ट फुटसॉल खेल ज़रूर रहे हैं। तो अब जो इस तरह का सिनेरियो बिल्ड हो चुका हुआ है कि एटलीस्ट उनके पास पिछले 4 साल की या पिछले 3 साल की रेगुलर एक्टिविटी है, जो कि पाकिस्तान में एक नई चीज़ है, बिकॉज फुटबॉल की एक्टिविटी उस तरह से होती नहीं है और अगर होती है तो बहुत शाजिर और नाजिर होती है। लेकिन फुटसॉल एक ऐसा फॉर्मेट है जिसके आए दिन कोई ना कोई टूर्नामेंट हो रहे होते हैं, तो
केमिस्ट्री डेफिनेटली बिल्ड हो चुकी हुई है, बट आई डू थिंक के जो टाइम है वो थोड़ा हमारे पास शॉर्ट था तैयारी के लिए। राइट। और फैजान ये बताइएगा कि इसके बाद क्या सूरत हाल बनेगी अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो? सर देखें, अगर तो हम पहले हमारा गोल, हम जिस तरह से भी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, हमने जो अपनी स्ट्रैटेजी की हुई है वो बेबी स्टेप्स के साथ की हुई है, क्योंकि ये एक नई टीम है। तो पहला गोल ही जो है वो हमारा इतना बड़ा है कि अभी उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। बाद में क्या होता है इंशाल्लाह, पहले ये मरहला पास करेंगे, फिर उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर उसके बाद क्या मराहिल होंगे? देखें, जब आप एक दफा क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप फिर एशियन कप के लिए सीड करेंगे। अभी ये चीज़ है कि जो जिन टीमों के साथ हम खेल रहे हैं, हम ना रैंक्ड हैं ना हम सीडेड हैं, तो फिर हम किन ग्रुप्स में प्लेस होते हैं, कैसे होते हैं, वहां पे ऑब्वियसली इन टीमों में से टीमें निकल के जाएंगी। हर ग्रुप में से 2 टीम जाएंगी, तो इसका मतलब है कि मजीद जो है वो आपकी टॉप टीम निकल आएगी। फिर उसके बाद जो अगले क्वालिफायर्स हैं वो 2026 के अंदर है। फिर हम उसकी तैयारी शुरू कर देंगे जब इंशाल्लाह हम एक दफा क्वालिफाई कर जाते हैं, फिर उसकी तैयारी पे काम शुरू हो जाएगा और फिर फोकस जो होगा वो एशियन कप होगा। बिल्कुल ठीक है। क्विकली ज़ुहैर, आप ये बताइएगा कि जो बुनियादी स्ट्रेटेजी है वो आपकी क्या है और आपको टफ ओपोनेंट कौन सा लग रहा है अपने ग्रुप में? जिस तरह हमने बताया कि तीनों टीमें ही हाईली रैंक टीम्स हैं, तो हम तीनों टीम्स को ही उतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उनकी हर टीम की कमज़ोरी के मुताबिक हमने स्ट्रेटेजाइज किया है अपने आप को। ये जिस तरह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हम उतनी एफर्ट कर रहे हैं। हमारा हर रोज़ 2 ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, एक मॉर्निंग में एक इवनिंग में। उसके अलावा वीडियो लेसन्स होते हैं जिसमें हम टीमों की स्ट्रेटजीज को देखते हुए अपनी टीम की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो और ज़ुहैर, इंशाल्लाह आपकी जो सारी मेहनत है वो रंग लाएगी और विश यू ऑल द बेस्ट। फैजान, ज़ुहैर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप क्वालिफाइंग राउंड को अबूर करेंगे और फिर चैंपियनशिप भी जीतने की सूरत हाल पैदा कर देंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। साल 2010 की बात करते हैं। बच्चों में एंजाइटी और डिप्रेशन में होशरुबा इजाफा हुआ, उसके बाद वजह क्या है, सेगमेंट माइंड मैटर्स में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। 2010 का साल बहुत अहम साल है तारीख़ इंसानी में। अगर हम देखें तो 2010 का जो साल है उसको अगर ख़ास जाविये से देखा जाए तो ऐसे लगता है जैसे 2010 से पहले की दुनिया कुछ और दुनिया थी और 2010 के बाद की दुनिया ही कुछ और हो गई है। ये ख़ास जाविये से देखने की बात करूँ और ये आप यूँ समझिए कि मेंटल डिसऑर्डर्स का जो जाविया है जिसमें हम ज़हनी और नफ्सियाती आर्ज़ों की बात करते हैं, 2010 के बाद उनमें गैर मामूली इजाफा हुआ है। और जो मैं स्टैट्स आपको बताऊँगा, जो शुमारियात बताऊँगा, ये इस नुक्ते नज़र से हैं, ये जाविया निगाह से हैं कि 2010 में स्मार्टफोन्स आए थे। सो स्मार्टफोन्स के आने के बाद कि मेंटल डिसऑर्डर्स के साथ क्या कनेक्शन है, क्या कोरिलेशन है, इसके हवाले से 2024 में किताब आई थी द एंग्शियस जनरेशन। उसके अंदर जो स्टैट्स हैं वो इंतहाई होशरुबा है। मिसाल के तौर पे अगर आप मेजर डिप्रेशन को लें तो मेजर डिप्रेशन जो है ये बच्चियों में 145% इंक्रीज कर गया है और 161% जो है वो बॉयज़ में इंक्रीज कर गया। अब ये अगर आप देखिए इस ग्राफ को गौर से तो ये 2010 का साल, मैं आपको जितने भी ग्राफ्स दिखाऊंगा उसमें आपने जो हीयर है, जो एक्स एक्सिस पे है, उसमें साल देखना है और 2010 का साल देखना है। ये तमाम ग्राफ्स ये आपको राइज करते हुए मिलेंगे और ये 2010 से ऑनवर्ड एकदम सडनली राइज करते हैं। और इसकी क्या वजह है, इसके आगे बात करते हैं और उसका स्मार्टफोन के साथ क्या कनेक्शन है इस पर बात करते हैं। लेकिन बच्चों में ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं ये कितनी तेज़ी से फैल रहे हैं इसका अंदाज़ा सिर्फ आप लगाइए कि 145% जो है इंक्रीज देखने में मिला 2010 के बाद बच्चियों में और 161% में डिप्रेशन में इंक्रीज देखने को मिला बॉयज़ में। इसी तरह इस ग्राफ में अगर आप देखें कि एंग्जाइटी जो है वो 134% इंक्रीज हुई है 2010 के बाद, डिप्रेशन 106% जो है वो इंक्रीज हुआ है और ADHD जो है वो 72% हुआ है। और यहाँ पे भी आपने जो 2010 का साल है उसको देखना है कि 2010 से पहले क्या है, ग्राफ किस तरह चल रहा है और 2010 के बाद ये सडन राइज आपको बहुत वाज़े दिखाई देता है। बिल्कुल इसी तरह जब एंग्जाइटी को आप एज के हिसाब से देखते हैं तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है, वो भी देख लीजिए कि 2010 के में एक राइज जो है वो 18 से 25 साल में, यानी हमें ये देखना है कि 2010 में ये जो मेंटल डिसऑर्डर्स फैले हैं ये किस एज ब्रैकेट, किस उम्र के लोगों में ज़्यादा फैले हैं। तो हम डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं उनका डाटा इकट्ठा करते हैं। जब हम डिफरेंट सेगमेंट्स का डाटा इकट्ठा किया तो उसका जो नतीजा है वो आप इस वक्त ग्राफ में देख लीजिए कि 18 से 25 साल के जो बच्चे हैं या नौजवान हैं
उनके अंदर 139% इंक्रीज आपको देखने को मिला एंजाइटी के हवाले से। बिल्कुल इसी तरह जो 26 से 34 साल के हैं वो 103% इंक्रीज हुई। एज जो 35 से 49 ईयर्स है ये 52% इंक्रीज हुआ ये जो एंजाइटी है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इसी ग्राफ को देखिए और बड़े गौर से देखिए कि जो 50 साल से ज़ायद उम्र है उन लोगों में ये 8% डिक्रीज हुआ एंजाइटी। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह एक तो बहुत नुमाया है कि ये वो 50 ईयर्स या हम कह सकते हैं कि 35 से 49 साल में भी ऐसा कुछ ज़्यादा राइज नहीं देखने को मिला, 52% राइज है। तो ये दोनों जो एजेस हैं, यानी आप यूँ समझिए कि 35 लेके 50 और 50 प्लस की जितनी भी एज है, ये वो लोग हैं जो फ्री प्ले इनको मुयस्सर था। ये जब 4, 5, 6 साल के थे, 6 साल के तो आज़ादाना ये बाहर खेलते थे, घूमते थे। इनके हाथ में अभी मोबाइल नहीं आया था। लेकिन फ्री प्ले से के बाद जब मोबाइल बेस्ड चाइल्डहुड नहीं, यानी फ्री प्ले चाइल्डहुड था और उसके बाद मोबाइल बेस्ड चाइल्डहुड आया। ये जो बचपन है इसके हवाले से आप देखते हैं कि जो 18 से 25 साल के जो बच्चे नौजवान हैं, ये 26 से 34 की भी उनके आपको बहुत नुमाया इंक्रीज देखने को मिलता है। तो हम अगर इस पर्सपेक्टिव में देखें, यानी एज के पर्सपेक्टिव में भी, तब भी ये बात बहुत दुरुस्त मालूम होती है कि जो स्मार्टफोन्स की जो करेक्शन है, ये ताल्लुक है, ये कितना अहम है एंजाइटी में, डिप्रेशन में, ADHD में और डिफरेंट जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनमें। अब इसमें एक और बहुत ही चीज़ जो नुमाया है वो सेल्फ हार्म रिपोर्ट है। जो सेल्फ हार्म रिपोर्ट है यानी इमरजेंसी रूम में, अब ये सेल्फ हार्म रिपोर्ट कोई खुद तो करता नहीं है, इमरजेंसी रूम्स का ये डाटा है। क्योंकि बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक जगह पे ये एतराज़ उठाया था कि हो सकता है कि लोगों में ज़्यादा ये हो गया हो कि वो रिपोर्ट करना शुरू कर दिया हो, अवेयरनेस ज़्यादा आ गई हो, या ऐसे गैजेट्स या ऐसी चीज़ ज़्यादा आ गई हो, ऐसे प्लेटफॉर्म्स मुयस्सर आ गए हों कि वो ज़्यादा रिपोर्ट कर रहे हो सकता है। लेकिन फिर इसी मुसन्निफ ने उनको गलत साबित किया कि मिसाल के तौर पे इमरजेंसी रूम्स का भी उन्होंने डाटा इकट्ठा किया। तो इमरजेंसी रूम्स का जो डाटा है ये इस वक्त इमरजेंसी रूम का जो विजिट्स हैं सेल्फ हार्म के हवाले से ये आपके सामने है। और इस डाटा को अगर आप देखते हैं तो फिर अगेन 2010 का साल जो है वो आपको इंतहाई अहम नज़र आता है। और 2010 के साल के साथ ही ये जो ग्राफ है ये आपको बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई देता है। 2020 तक का ये डाटा है और इसमें ये जो बढ़ रहा है, इसमें गर्ल्स जो हैं या बच्चियां जो हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है 188% सेल्फ हार्म रिपोर्ट। सो ये जो इंक्रीज हुआ है ये भी अगेन एक बाहमी ताल्लुक जो है स्मार्टफोन्स का, और 2010 का, यानी 2010 का बाहमी ताल्लुक आपने ज़हन में रखना है कि उसके बाद का जो डाटा है वो बड़ा होशरुबा डाटा है। अब ये वो चीज़ है जो कि इंतहाई प्रॉब्लमेटिक है और स्पेशली वालिदैन के लिए ये एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि 2010 के बाद की जो जनरेशन है उसको क्या हुआ, वो इस कदर मेंटल डिसऑर्डर्स, सुसाइडल रेट क्यों इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और इसके अलावा डिप्रेशन क्यों बढ़ गया है, एंग्जाइटी क्यों बढ़ गई है, सेल्फ हार्म रिपोर्ट क्यों बढ़ गया है, ADHD क्यों बढ़ गया। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमें ये स्टैट्स जो हैं ये हम क्यों शो कर रहे हैं। और 2010 में हमें ये मालूम है कि एक बहुत बड़ी तब्दीली ये आई थी कि स्क्रीन टाइम जो है वो सडनली मतलब आसमान को छू गया। यानी 1980 में स्क्रीन टाइम बढ़ना शुरू हुआ, फ्री प्ले कम होना शुरू हुआ अकॉर्डिंग टू स्टैट्स, अकॉर्डिंग टू नंबर्स। 1990 के बाद जो है इंक्रीज हो गया। ये जो स्टैट्स हैं वो हमें बताते हैं कि बहुत सडन इंक्रीज हुआ। 1990 के बाद फ्री प्ले बहुत डिक्रीज हुआ, 1990 के बाद ये जो है स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। लेकिन 2010 के बाद तो फिर एक यूँ समझिए कि एक इनकलाबी सूरत हाल हो गई। मनफी हवाले से कह रहा हूँ कि एक मुकम्मल तौर पे जो बच्चे हैं वो मोबाइल की तरफ चले गए और हर वक्त मोबाइल की तरफ चले गए, सोशल मीडिया की तरफ चले गए, और उसके जो सारे जो असरात हैं वो आए और फिर मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो फैलना शुरू हुए। ये जो किताब है ये एंक्शियस जनरेशन है, हाउ द ग्रेट रीवायरिंग ऑफ चाइल्डहुड इज काजिंग एन एपिडेमिक ऑफ मेंटल इलनेस। अहम किताब है, अहम शुमारियात हैं और ये हमें चौंका देने के लिए काफ़ी हैं। और ये हमें एक इंतबाह भी है कि हमने अपने बच्चों की परवरिश जो है वो कैसे करनी है। इसी बुक में किसी और हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे कि इसकी रिकमेंडेशंस क्या हैं, स्कूल्स के हवाले से भी और बच्चों के हवाले से भी, वालिदैन के हवाले से भी। लेकिन उसमें से एक रिकमेंडेशन या दो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये बुक ये कहती है कि हाई स्कूल से पहले स्मार्टफोन नो। सोशल मीडिया भी इस तरह वो कहते हैं कि हाई स्कूल से पहले नहीं, उसके बाद भी सुपरविजन, और उससे पहले जो स्मार्टफोन का इस्तेमाल है वो अगर आप मैथमेटिक्स या किसी भी चीज़ को पढ़ाना चाह रहे हैं बच्चों को तो वो, लेकिन वो सुपरविजन में हर सूरत में। और यही किताब आपको ये बताती है कि हमने बहुत ओवर प्रोटेक्शन कर दी है
बच्चों के फ्री प्ले में हम उनको खेलने नहीं दे रहे, हमें डर लग गया कि बच्चा बाहर ना जाए। और हमें वहाँ पे ओवर प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि वहाँ तो नेचर की डिमांड ऐसी है कि वो फ्री प्ले उनका होना ज़रूरी है, खेलना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ हमने एक अजीबोगरीब हरकत की कि जहाँ पे ओवर प्रोटेक्शन करनी चाहिए थी वहाँ नहीं की, उनके हाथों में मोबाइल दे दिया और उसके जो ख़तरनाक किस्म के असरात हैं मेंटल इलनेस की शक्ल में और बहुत सारी दूसरी शक्लों में वो इस किताब में बहुत डिटेल से बताया गया है, लेकिन नंबर्स के साथ, शवाहिद के साथ। तो ये तमाम चीज़ें हमारे सामने हैं। हमने अपने बच्चों का ख्याल रखना है और जो उनको मोबाइल जो स्मार्टफोन है वो अपनी सुपरविजन में उनको इस्तेमाल कराना है। अगर वो बच्चे हैं, छोटे हैं, यानी 14 साल या 15 साल से छोटे हैं, तो उस वक्त तक, उसके बाद भी हमने काफ़ी हद तक उनकी सुपरविजन रखनी है। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक। हमने शो के आगाज में मुल्तान में सैलाबी सूरत-ए-हाल की बात की थी। हामिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, उनसे इस वक्त जलालपुर पीरवाला के हवाले से भी तफसीलात जान लेते हैं। हामिद, बताइएगा कि इस वक्त इस बड़े सैलाबी रहने से तो बचा लिया गया है, उच्च शरीफ जो रोड है उससे शगाफ डाल के, ये भी बताइएगा कि वहाँ पर कश्ती उलटने का भी वाक़या हुआ था, उसकी तफसीलात भी दोबारा शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल अली, इस वक्त मैं उस शरीफ सुपर हाईवे के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ से जो है ब्रिज करके पानी जो है मजीद मौजाजात की तरफ टर्न कर दिया गया। ये मोटरवे के नीचे से निकलता हुआ पानी मौजा बहादुर है, मौजा लंगा है, मौजा साबरा है, मौजा कन्नू है, इन इलाकों में भी अब पानी तबाही मचा रहा है आगे। और बड़ी तादाद में 1 लाख के लगभग आबादी है जो कि इस पानी से मुतासिर होगी। पहले जलालपुर शहर को बचाने के लिए जो है लोगों ने अपनी मदद आप के तहत एक आर्जी बंद बनाया हुआ था। इस आर्जी बंद को बहुत ज्यादा खतरा था, क्योंकि ये जो सुपर हाईवे में जिसपे खड़ा हूँ, यहाँ पानी आर्जी बंद के साथ टकरा के खड़ा हुआ था और पानी आगे नहीं निकल रहा था, कोई रास्ता नहीं था। पहले ये जब सुपर हाईवे नहीं बना था, बाकायदा यहाँ से एक रास्ता था, मोटरवे से गुजरता हुआ नीचे से पानी आगे जाता था। लेकिन अब सूरत हाल ये थी कि पानी यहाँ स्टक हो गया था, जिसकी वजह से शहर को खतरा था। शहर को हाई अलर्ट करके खाली करा लिया गया था। अब रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। अगर जलालपुर पीरवाला की ओवरऑल बात करें तो जलालपुर पीरवाला 70% जो है वो डूब चुका है और 30% जो है बचा हुआ है। तो बड़ी तादाद में लोग अभी भी अपने इलाकों में फंसे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रात के एक कश्ती उल्टी थी जिसमें जो है 20 से ज्यादा लोग सवार थे। रेस्क्यू 1122 ने, बाकी जो वहां फलाही तंजीमें थी, उन्होंने इन लोगों को बचाया। एक बच्ची थी 6 माह की, उसकी डेथ हो गई। बाकी तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। अभी भी यही सूरत हाल है कि रेस्क्यू के लिए लोग मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारे लोगों को, हमारे प्यारों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें, क्योंकि लोग उस वक्त बाहर नहीं आ रहे थे जब ज़िला इंतज़ामिया वार्निंग्स दे रही थी, बार बार इतला कर रही थी कि आप अपने घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। अब सूरत हाल यह है कि महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है, जिसमें पाक फौज, नेवी, फलाई तंजीमें और रेस्क्यू 1122 जो दिन रात काम कर रहे हैं। कल से जो सीनियर सूबाई वजीर हैं मरियम औरंगजेब, वो भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा ख्वाजा सलमान रफीक भी यहाँ मौजूद हैं। तो उनकी निगरानी में यहाँ ऑपरेशन जारी है ताकि लोगों का इनखला जल्द से जल्द मुमकिन बनाया जा सके, कोई भी इंसानी जान जाया ना हो। ये हुकूमत का मौकिफ है। लेकिन यहाँ लोग अभी भी रो रहे हैं, दुआइयां दे रहे हैं कि हमारे लोग फंसे हुए हैं, हम तक कश्तियां नहीं पहुंच रही, कश्तियां कम हैं, मजीद कश्तियां बुलाई जाएं। रात जो है मरियम औरंगजेब ने कहा था कि हम 4 हेलीकॉप्टर्स की मदद ले रहे हैं। उसके बाद जो है मजीद लोगों का जल्दी इनखला होगा ताकि लोगों की जाने जाया ना हो। जो गफलत बरती गई जलालपुर पीरवाला में, उस पर जो है जो असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर था उनको ओहदे से हटा दिया गया है। उनकी जगह जो है मुकर्रम खान जो कि मुल्तान में थे, उनको यहाँ तैनात कर दिया गया। इससे पहले जो है एक डीएसपी थे, उन्होंने यही कहा था कि ये उच्च शरीफ सुपर हाईवे है, इसको ब्रीच कर दिया जाए, शहर को बचा लिया जाए, लेकिन उनको मुअत्तल कर दिया गया था। अब वही काम किया गया जो उन्होंने एक प्रिडिक्शन की थी कि इस तरह शहर को बचाया जा सकता है, वही काम किया गया और रोड को ब्रीच करके पानी दूसरी तरफ गया और शहर को बचा लिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हामिद चौधरी। आप खुद भी महफूज रहे करेंगे। अल्लाह ताला इस आफत से हमारे तमाम जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनको महफूज रखे। जो लोग फंसे हुए हैं उन तक इमदाद जल्द से जल्द पहुंचे। अभी हम आपसे इजाजत चाहेंगे, मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।